वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट जो हमारा टॉपिक था, हमने पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 स्टार्ट किया था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्ट ऑफ 1786। सो एक्ट ऑफ 1786 में सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी? लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे हमारे, उनको अपॉइंट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। सो ही प्लेस टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। उन्होंने दो डिमांड्स रखी थी। सबसे पहली चीज़ क्या रखी थी कि ओवर राइड डिसीजन जो होंगे, उनको पावर दी जाएगी कि वो ओवर राइड कर सके। कोई भी डिसीजन काउंसिल लेगी तो उस पर कुछ स्पेशल केसेस में वो अपने डिसीजन मतलब ओवर राइड कर सके, तो वो चीज़ें थी। ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। जो हमारी कमांडर भी रहेंगे वो चीफ में, कमांडर इन चीफ भी रहेंगे वो आर्मी में। तो उन्होंने ये दो कंडीशंस रखी थी। अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वाज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजंस। अब दोनों प्रोविजंस बनाए गए। उसके बाद एक नेक्स्ट चार्टर एक्ट आया 1793। अब इसके फीचर क्या थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो ओवर राइडिंग पावर थी उनके पास, और टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। जो ये पावर थी वो आगे अब फर्दर जाने भी वाली थी। इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स। अब इससे क्या हुआ था? जो लॉर्ड कार्निवर्स ने जो डिमांड रखी थी, दो आप कह सकते हो कंडीशंस रखी थी, उनसे जो आने वाले जो गवर्नर जनरल थे वो और पावरफुल बन गए थे। और उनका क्या था? कंट्रोल था गवर्नमेंट की। जो प्रेसिडेंसीज थी कौन कौन सी रह गई थी हमारी? बंगाल के अलावा बॉम्बे एंड मद्रास। तो उन पे उनके जो सबॉर्डिनेट्स थे उन पे अच्छी खासी पकड़ थी उनकी। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब इन दो कंडीशन से एक फ़ायदा और क्या हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि जो उनकी ट्रेड मोनोपोली थी, मतलब मोनोपोली मतलब एक ही जो आप कह सकते हो कि एक ही इंसान जहाँ पे ट्रेड कर सकता है। तो हमारी इंडिया में ये इन कंपनी एक्ट आने के बाद, कंपनी जो ये आप कह सकते हो इस एक्ट के बाद ये मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ गई थी। इट प्रोवाइड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ गई थी इस एक्ट की हेल्प से कि जो गवर्नर जनरल है वो काउंसिल मेंबर नहीं होगा गवर्नर जनरल काउंसिल का जब तक उसे अपॉइंटेड नहीं किया जाएगा इसके लिए। इट लेट डाउन दैट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल देयर स्टाफ वर हैंड्सफोर्थ टू पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। अब इन्हें क्या बोला था? जो मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और जो स्टाफ थे उन्हें किससे पे किया जाएगा? जो इंडिया का रेवेन्यू आएगा, इंडियन रेवेन्यू आएगा, उसी के थ्रू उनको पेमेंट दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा चार्टर्ड एक्ट आया 1813। इसमें क्या हुआ था? इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। अब यहाँ क्या हुआ? 1813 में जो मोनोपोली थी कंपनी की वो इंडिया से हट गई और जो ब्रिटिश मर्चेंट थे उन्हें हटा दिया गया। ओके, हाउएवर इट कंटिन्यू मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर द ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब कुछ जगहों पे जैसे चाय को लेके ट्रेड था और चाइना के साथ था, वो सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू थी मोनोपोली की। मोनोपोली केस ही चल रहा था वहाँ भी कंपनी का। सेकेंड चीज़ यहाँ क्या हुई थी इस एक्ट से? जो सोवेनिटी थी ब्रिटिश क्राउन की, कंपनी की जो भी टेरिटरी थी उस पर थी। ठीक है। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम इन टू इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एनलाइटिंग द पीपल। अब जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, आप कह सकते हो जो क्रिश्चियन धर्म यहाँ पे लोगों को इनलाइट कर रहा था, ज्ञान दे रहे थे लोगों को, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, कंटिन्यूड हो रही थी। इट प्रोवाइड दैट फॉर द पीरियड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेड ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। अब यहाँ क्या हुआ था? जो आपका कह सकते हो वेस्टर्न एजुकेशन, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था वहाँ पे आप कह सकते हो एजुकेशन दी जा रही थी, वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी बच्चों को, लोगों को। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। अब जो लोकल गवर्नमेंट थी यहाँ पे वो लोगों पर क्या कर सकती थी? इम्पोज कर सकती थी टैक्सेस। ठीक है। और वो अगर कोई पे नहीं करेगा टैक्स तो वो पनिश भी कर सकती थी। नेक्स्ट इज आर चार्टर एक्ट 1833। अब नेक्स्ट क्या हुआ था? फाइनल स्टेप था। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया क्या कर रही थी? अब सेंट्रलाइजेशन की तरफ
फाइनल स्टेप उठा रही थी इस एक्ट के थ्रू। अब इस एक्ट के थ्रू क्या कहा जा रहा था कि गवर्नर जनरल जो थे बंगाल के, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। सो ये क्वेश्चन बाद हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट है जिसके थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। सो दैट इज़ आर 1833। वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। अब इसके पास क्या, जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे इनके पास क्या थी, पावर थी कि सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की पावर उनके पास थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी थी ओवर एंटायर टेरिटरी एरिया जो थी वो पोजीशन में आ गई थी ब्रिटिश, ठीक है, बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अच्छा, अब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अलग हैं, गवर्नर जो आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो अलग हैं। सो दोनों का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको नाम बता रही हूँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे। To deprive the governor of Bombay, Madras of their legislative power, the Governor General of India was given exclusive legislative power for the entire British India। अब जो एरिया जो इंडिया का ब्रिटिश कंट्रोल में था ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर मिल गई थी। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो तो डिप्रोवाइड थी ही। ठीक है, अब जो लॉ थे वो द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन। जो भी प्रीवियस एक्ट को फॉलो करते हुए लॉ बने उन्हें रेगुलेशन का नाम दिया गया। जो भी वाई लॉज मेड अंडर दिस एक्ट, अब ये जो एक्ट है हमारा 1833 का, इसके अंडर जो भी आपके रूल बनाए गए उन्हें, लॉ बनाए गए उन्हें हम बोलते हैं एक्ट्स। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उसकी एक्टिविटी एंड कर दी थी। अब यहाँ क्या था, कंपनी की जो टेरिटरी थी इंडिया में वो इट इंटरेस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज हेयर एंड सक्सीजर। अब ये जो पूरा आप कह सकते हो पूरी तरह कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर ले रही थी। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इसने क्या हुआ था, एक सिस्टम लेके आया था, ओपन कंपटीशन आ गया था, सिविल सर्विसेज इंडियन। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एनी प्लेस एम्प्लॉयमेंट कंपनी में आप यहाँ पे प्रोविज़न आ गया था कि नेग्लेक्ट आफ्टर ओपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्शन। अब यहाँ क्या हुआ था कि आपका ओपोजिशन को भी आप नेग्लेक्टेड किया जा रहा था यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्शन में। उसके बाद अब 1833 के बाद नेक्स्ट आया था हमारा 1853। ये आपकी इस सीरीज़ में, चार्टर एक्ट की सीरीज़ में आप ये कह सकते हो लास्ट एक्ट था। ठीक है, 1793 से 1853 हमने जैसे बात की थी। इसका सिग्निफिकेंट आप भी कह सकते हो, ये सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क आप कह सकते हो। ये जो आपका हमारा जो ये एक्ट है, इस एक्ट में क्या था कि आपका फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल के, काउंसिल के, उन्हें सेपरेट किया था, पहली बार ऐसा हुआ था। ठीक है, 6 मेंबर मिले थे अब लेजिस्लेटिव काउंसलर को काउंसिल में। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि सेपरेट पावर मिल गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, जिसे हम इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सो दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन मिनी पार्लियामेंट। अब इसे हम कह सकते हैं सेम आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरह से ही। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम स्पेशल फंक्शनिंग थी गवर्नमेंट की, स्पेशल मशीनरी, स्पेशल प्रोसेस, बहुत सारी नई नई स्पेशल चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद यहाँ पे आपका ओपन, वहाँ पे डिस्कशन शुरू हुआ था लास्ट एक्ट में, लेकिन जो आपका लास्ट एक्ट है ये 1853, इसमें यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी कि सिलेक्शन कैसे होगी एक सिविल सर्वेंट की, रिक्रूटमेंट कैसे होगी। ठीक है, अब ओपन इंडियन भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, सारी कमेटी बनाई जा रही थी और अपॉइंटेड कब हुए थे, 1854 में। अब कंपनी रूल जो था हमारा अलॉट किया गया पोजीशन को इनको कंपनी रूल में क्या चीज़ आई थी कि इंडियन टेरिटरीज़ को क्या किया गया कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर ट्रस्ट में लेकर लिया गया।
ठीक है, बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड, बट ये नहीं बताया कि हम ये जो चार्टर एक्ट है ये इतने टाइम के लिए यहाँ फॉलो होगा, इतने टाइम के लिए हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें कुछ भी यहाँ पे फाइनल नहीं था, बट कंपनी रूल को यहाँ पे लाया गया, बढ़ाया गया. दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट द कंपनी रूल कुड नॉट बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम द पार्लियामेंट लाइक्ड. ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किया गया था कि कुछ पर्टिकुलरली बताया नहीं गया था कि कब तक यहाँ पे ट्रेड करेगी कंपनी. तो इसमें एक ये ट्रेडिंग की उसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हो ये चीज़ भी आ रहा था, रिस्क फैक्टर आप कह सकते हो कि कभी भी कंपनी को यहाँ से टर्मिनेट किया जा सकता है, कभी भी गुड बाय बोला जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन था जो इंडियन का सेंट्रल में लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर आए थे गवर्नर जनरल काउंसिल में, इसमें से 4 जो थे लोकल प्रोविजनल गवर्नमेंट मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा इन सब से लिए गए थे. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट में हम क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे. सो थैंक्स फॉर लिसनिंग.